अब एम्प्लॉयमेंट इनकम से पहले हमने ये देखना है कि कोई भी पर्सन अगर कहीं काम कर रहा है तो हमें कैसे पता चलेगा कि वो एम्प्लॉई है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। तो अब इसके लिए कुछ पॉइंट्स हैं जो एम्प्लॉयमेंट और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट में डिफरेंशिएट करते हैं, तो वो पॉइंट्स सारे आपको पता होने चाहिए। सबसे पहले वर्डिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। अगर कंट्रैक्ट ऑफ सर्विसेज है तो वो एम्प्लॉई होगा, अगर कंट्रैक्ट फॉर सर्विसेज है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा। उसके बाद यूजेज ऑन टूल्स। अगर वो अपने टूल्स यूज़ करता है पर्सन तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर उसको टूल्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो एम्प्लॉय होगा। अपॉइंट्स हिज आर हर हेल्पर्स। अगर वो पर्सन अपने हेल्पर्स खुद हायर करता है तो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर उसको हेल्पर्स प्रोवाइड किए जाते हैं तो वो एम्प्लॉय होगा। कंट्रोल ऑन हिज और हर वर्क। अगर उसका अपने वर्क पे कंट्रोल है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर अपने वर्क पर कंट्रोल नहीं है तो वो एम्प्लॉय होगा। एक्सेप्ट रिस्क रिलेटेड टू वर्क। अगर वो पर्सन वर्क रिलेटेड रिस्क एक्सेप्ट करता है तो एम्प्लॉय है, सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अदरवाइज एम्प्लॉय होगा। कैन बेनिफिट फ्रॉम साउंड मैनेजमेंट। अगर वो अपनी मैनेजमेंट को इम्प्रूव करके कोई बेनिफिट ले सकता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अदरवाइज एम्प्लॉय होगा। इज़ फ्री टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट वर्क फ्रॉम अदर्स। अगर वो कोई भी वर्क जो उसको दिया जाता है वो एक्सेप्ट या रिजेक्ट करने में फ्री है, उसकी मर्जी है काम करना है या नहीं करना, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है। और अगर वो फ्री नहीं है, वो बाउंड है कि जो काम उसको दिया जाए उसको करना है, तो वो एम्प्लॉय होगा। अदर पार्टी मस्ट प्रोवाइड फर्दर वर्क ऑन हिज और हर डिमांड। अगर वो किसी के लिए काम कर रहा है और वो अदर पार्टी से डिमांड करता है कि उसको कोई फर्दर वर्क प्रोवाइड किया जाए और अदर पार्टी के लिए ज़रूरी है कि उसको प्रोवाइड करे, मीन कि उसकी बात माने, तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड है, अदरवाइज एम्प्लॉय होगा। कैन चूज़ व्हेन टू वर्क। अगर वो अपने काम की टाइमिंग खुद चूज़ कर सकता है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अदरवाइज एम्प्लॉय होगा। हैज़ हाई डिग्री ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब उसकी इन्वेस्टमेंट और मैनेजमेंट रिस्पॉन्सिबिलिटी हाई है तो वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा, अगर लो है तो वो एम्प्लॉय होगा। तो ये तो कुछ पॉइंट्स हैं जिससे हमें ये पता चलेगा कि कोई भी पर्सन जो काम कर रहा है वो एम्प्लॉय है या सेल्फ एम्प्लॉयड है। अगर वो एम्प्लॉय होगा तो उसकी जितनी भी इनकम होगी वो एम्प्लॉयमेंट इनकम में आएगी, अगर वो सेल्फ एम्प्लॉयड होगा तो वो जो भी इनकम अर्न करेगा वो ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में आएगी, जो चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हुए हैं। अब एम्प्लॉयमेंट इनकम कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मेन परफॉर्मा। सबसे पहले इसमें लेंगे सैलरी, उसके बाद बोनस, उसके बाद कमीशन, इन सबको ऐड कर लें तो ये कैश अर्निंग्स आ जाएंगी। उसके बाद इसमें टैक्सेबल बेनिफिट्स ऐड करवा दें। ये टैक्सेबल बेनिफिट्स में मोस्टली नॉन कैश बेनिफिट्स होते हैं, तो ये सारे ऐड करने के बाद ग्रास अर्निंग्स आ जाएंगी। उसके बाद इसमें से अलाउेबल डिडक्शंस लेस करवा दें या अलाउेबल एक्सपेंसेस लेस करवा दें तो ये टैक्सेबल अर्निंग्स आ जाएंगी। अब ये जो टैक्सेबल अर्निंग्स हैं ये हमारी टैक्सेबल एम्प्लॉयमेंट इनकम है, जिसको हम अपने इनकम टैक्स वाला जो मेन परफॉर्मा है जिसमें हम टैक्सेबल इनकम कैलकुलेट करते हैं उसमें लेके जाएंगे। अब देख लें अलाउेबल डिडक्शंस क्या होती हैं। टैक्सेबल बेनिफिट्स क्या क्या होंगे, थोड़ा सा मुझे लोगों को बता दो। टैक्सेबल बेनिफिट्स अभी बाद में पढ़ने में, इनके स्टेप बाय स्टेप पढ़ना है हमने। ये पूरे चैप्टर में 70% चैप्टर टैक्सेबल बेनिफिट्स को ही कवर करता है। और टैक्सेबल बेनिफिट्स होते हैं जब कोई भी एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को कोई नॉन कैश बेनिफिट देता है, जैसे रहने के लिए घर दे देता है, कार देता है, मोबाइल फ़ोन दे देता है, मेडिकल बेनिफिट होता है, इंश्योरेंस बेनिफिट होता है, और इस तरह के बेनिफिट्स जो एम्प्लॉयर एम्प्लॉइज़ को देते हैं और वो नॉन कैश फॉर्म में होते हैं। उनमें से कुछ बेनिफिट्स टैक्सेबल होते हैं, कुछ एग्जेम्प्ट होते हैं। जो टैक्सेबल हैं वो इधर ऐड होंगे, जो एग्जेम्प्ट हैं वो नहीं होंगे। ओके सर, क्लियर। अब अलाउेबल डिडक्शंस देख लें। ये वाली जो डिडक्शंस सारी एम्प्लॉयमेंट इनकम में की गई हैं, इसमें क्या क्या आएगा। पेंशन कंट्रीब्यूशन पेड टू अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम। अगर किसी भी अप्रूव्ड ऑक्यूपेशनल पेंशन स्कीम में कोई कंट्रीब्यूशन पे किया गया है वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा, वो इसमें से लेस हो जाएगा। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस डिडक्टिबल होते हैं, इसकी डिटेल अभी नेक्स्ट आनी है। ऑथोराइज्ड माइलेज अलाउंस ये भी डिडक्टिबल होता है, इसकी डिटेल भी नेक्स्ट आनी है। कंट्रीब्यूशन टू HMRC अप्रूव्ड प्रोफेशनल बॉडीज़। अगर किसी भी अप्रूव्ड प्रोफेशनल बॉडी को कोई कंट्रीब्यूशन पे करते हैं वो डिडक्टिबल एक्सपेंस है, वो लेस हो जाएगा। एक्सपेंसेस इनकल्ड होली एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। इससे पहले ट्रेडिंग प्रॉफिट्स में हमने पढ़ा था एक्सपेंसेस इनकल्ड होली एंड एक्सक्लूसिवली फॉर द पर्पस ऑफ ट्रेड।
वहाँ पे होली एंड एक्सक्लूसिवली था कि वो एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ ट्रेड पर्पस के लिए होना चाहिए, लेकिन इधर होली एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली है, मीन के वो एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ एम्प्लॉयमेंट पर्पस के लिए हो और वो नेसेसरी भी होना चाहिए। अगर वो एक्सपेंस नेसेसरी नहीं था तो वो डिडक्टिबल नहीं होगा। अब ये कैसे पता चलेगा कि वो एक्सपेंस नेसेसरी है या नहीं? अगर एम्प्लॉई वो एक्सपेंस इनकर किए बगैर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म कर सकता है तो वो एक्सपेंस नेसेसरी नहीं है, और अगर एम्प्लॉई वो एक्सपेंस इनकर किए बगैर अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म नहीं कर सकता तो वो एक्सपेंस डिडक्टिबल होगा। तो एम्प्लॉयमेंट इनकम में सिर्फ वही एक्सपेंसेस डिडक्टिबल होते हैं जो नेसेसरी होते हैं फॉर परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़। उसके बाद सर्टन लायबिलिटीज़ एंड इंश्योरेंस अगेंस्ट देम। अब लायबिलिटीज़ इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं? अगर कोई भी एम्प्लॉई ऑन जॉब है, एट दैट टाइम उससे कोई भी मिस्टेक या एरर होती है और उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज होती है जो उसने खुद पे करनी है, तो वो उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाएगा। और अगर उस एम्प्लॉई ने इस किस्म की लायबिलिटीज़ के अगेंस्ट कोई इंश्योरेंस करवाई हुई है तो उस इंश्योरेंस में जो अमाउंट पे करेंगे वो भी डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा। अब नेक्स्ट देख लें ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस की डिटेल। ये जो सेकंड नंबर पे थे ये वाले ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस में हमारे जो एम्प्लॉइज़ हैं वो दो टाइप के होंगे, दो कैटेगरीज में हम इनको डिवाइड करेंगे। एक वो एम्प्लॉइज़ जिनकी परमानेंट वर्क प्लेस होती है या परमानेंट ऑफिस होता है, वो डेली एक ही जगह पे जाके काम करते हैं। दूसरे वो एम्प्लॉइज़ होते हैं जो साइट बेस्ड या क्लाइंट बेस्ड एम्प्लॉइज़ होते हैं, जो डेली डिफरेंट साइट्स पे काम करते हैं या डिफरेंट क्लाइंट्स को विजिट करते हैं। उनका कोई एक परमानेंट ऑफिस नहीं होता जहाँ पे वो काम करें। तो ऐसे एम्प्लॉइज़ जिनकी परमानेंट वर्क प्लेस होती है उनके लिए नॉर्मल कम्यूटिंग कास्ट डिडक्टिबल नहीं होती। नॉर्मल कम्यूटिंग होती है घर से ऑफिस और ऑफिस से घर आने का जो डिस्टेंस है या ट्रैवलिंग है, वो डिडक्टिबल नहीं होती। इसके अलावा बाकी सारी ट्रैवलिंग डिडक्टिबल होती है, इनके जब वो एम्प्लॉई अपने घर से ऑफिस जाएगा तो वो डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। और ऑफिस के बाद अगर वो एम्प्लॉई कहीं भी जाता है अपने ऑफिस के काम के लिए तो वो वाली ट्रैवलिंग डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा। इसी तरह वापसी पे भी ऐसे ही होगा। अगर वो एम्प्लॉई कहीं भी किसी वर्क प्लेस से अपने ऑफिस आता है तो वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा, और जब वो ऑफिस से घर आएगा तो वो वाली पर्सनल ट्रैवलिंग होती है, वो डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होगा। ऑल अदर ट्रैवलिंग कॉस्ट इज डिडक्टिबल। अब इसमें है एग्जाम्पल ले लें या अज्यूम कर लें कि ये एक एम्प्लॉई है, ये उसका घर है, ये उसका ऑफिस है और ये उसकी वर्क प्लेस है जहाँ पे वो काम करता है। घर से ऑफिस तक का डिस्टेंस 20 माइल्स है, ऑफिस से वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस 10 माइल्स है, और घर से वर्क प्लेस तक का डिस्टेंस 25 माइल्स है। अब अगर वो एम्प्लॉई पहले अपने ऑफिस जाता है तो 20 माइल जो ट्रैवल करेगा ये डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है। उसके बाद ऑफिस से जब वो अपनी वर्क प्लेस पे जाएगा 10 माइल्स ट्रैवल करेगा, ये उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस है। इस पे जितनी भी कास्ट इनकर होगी वो उसको एज एन एक्सपेंस अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से लेस करवा लेगा। लेकिन अगर वो एम्प्लॉई डायरेक्टली वर्क प्लेस पे चला जाता है तो वो 25 माइल्स ट्रैवल करेगा। अब इसमें से जो नॉर्मल कम्यूटिंग के इक्वल हैं 20 माइल्स वो डिडक्टिबल नहीं होंगे, और जो एक्स्ट्रा उसने ट्रैवलिंग की 5 माइल्स ये एक्सपेंस से डिडक्टिबल होगा। मीन कि अगर वो पर्सन डायरेक्टली वर्क प्लेस पे चला जाता है, अपने ऑफिस नहीं जाता, तो जो नॉर्मल कम्यूटिंग के इक्वल अमाउंट है वो डिडक्टिबल नहीं होगी, और जो उससे अबव है वो डिडक्टिबल होगी। तो ये तो हो गया ऐसे एम्प्लॉइज़ के लिए जिनकी कोई परमानेंट वर्क प्लेस होती है या परमानेंट ऑफिस होता है जहाँ पे उन्होंने जाना होता है डेली या जहाँ पे वो जॉब करते हैं। और ऐसे एम्प्लॉइज़ जो साइट बेस्ड या क्लाइंट बेस्ड एम्प्लॉइज़ होते हैं, जिनका कोई भी एक परमानेंट ऑफिस या वर्क प्लेस नहीं है, वो डेली डिफरेंट क्लाइंट्स को विजिट करते हैं या डिफरेंट साइट्स पे काम करते हैं, तो ऐसे एम्प्लॉइज़ के लिए सारी ट्रैवलिंग कास्ट ही डिडक्टिबल होती है। वो एम्प्लॉई अपने घर से किसी भी क्लाइंट पे चले जाएं, किसी भी साइट पे चले जाएं, तो वो सारी की सारी ट्रैवलिंग कास्ट डिडक्टिबल होती है, उसको एज एन एक्सपेंस लेस करवा लेंगे। उसके बाद है सेकंडमेंट। सेकंडमेंट होती है कि हम अपने एम्प्लॉई को टेम्परेरीली रीलोकेट कर देते हैं। इनके कोई भी एम्प्लॉई है हम उसको टेम्परेरीली किसी दूसरी लोकेशन पे भेज देते हैं, उसको सेकंडमेंट कहते हैं। अगर तो वो सेकंडमेंट की ड्यूरेशन 24 मंथ्स तक है,
तो फिर उस पे जो भी उसकी कास्ट इनकर होगी वो डिडक्टिबल होगी या एग्जेम्प्ट होगी। और अगर सेटलमेंट की ड्यूरेशन 24 मंथ से ज़्यादा है फिर उस पर जो कास्ट इनकर होगी वो डिडक्टिबल नहीं होगी, मीन्स के वो टैक्सेबल होगी, उस पर टैक्स पे करना पड़ेगा। ये तो सेटलमेंट हो गई कि 24 मंथ्स तक की सेटलमेंट है तो वो अलाउड है, उस पर जितना भी एक्सपेंस इनकर होगा वो डिडक्टिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट है अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस या ऑथोराइज माइलेज अलाउंस, ये हमने इधर देखा था, ये वाला। अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस होता है कि जब कोई भी इम्प्लाई अपनी पर्सनल कन्वेंस यूज़ करता है अपने ऑफिस में आने जाने के लिए या अपने ऑफिस के काम के लिए या अपने ऑफिशियल वर्क के लिए, तो उसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लाई को कुछ अमाउंट पे करनी होती है। अब एम्प्लॉयर एम्प्लाई को कितनी अमाउंट पे करेगा, वो HMRC ने एक स्केल दिया हुआ है, उसके मुताबिक पे करनी होती है, उसको अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कहते हैं। मीन के जब भी कोई एम्प्लाई अपनी पर्सनल कन्वेंस अपने ऑफिस के लिए यूज़ करेगा तो उसके अगेंस्ट एक सर्टेन अमाउंट जो HMRC ने अप्रूव की हुई है वो एम्प्लॉयर एम्प्लाई को पे करेगा। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लाई को वो अमाउंट पे नहीं करता तो एम्प्लाई उस अमाउंट को एज एन एक्सपेंस अपने प्रॉफिट में से लेस करवा लेगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लाई को उस अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस से ज़्यादा पे कर देता है देन जो एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉय को मिलेगी वो टैक्सेबल हो जाएगी, उसको एम्प्लॉय अपनी टैक्सेबल इनकम में ऐड करेगा। अब अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कितना होता है? फॉर बाईसाइकिल 20 पेंस पर माइल, फॉर मोटरसाइकिल 24 पेंस पर माइल, फॉर मोटर कार्स 45 पेंस पर माइल फॉर फर्स्ट 10,000 माइल्स और 25 पेंस पर माइल आफ्टर 10,000 माइल्स। नॉर्मली पेपर में सिर्फ कार का आता होता है, बाईसाइकिल और मोटरसाइकिल वाला ये पेपर में नहीं पूछा, उसने आज तक कभी भी नहीं पूछा। अब कार के लिए अगर कोई भी एम्प्लॉई अपनी पर्सनल कार अपने ऑफिस के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए यूज़ करता है तो वो उससे जितने भी माइल्स अपने एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए ट्रैवल करेगा उसमें से फर्स्ट 10,000 माइल्स पे 45 पेंस और जो एक्स्ट्रा माइल्स है उस पर 25 पेंस लेंगे, तो ये उसकी ऑथोराइज्ड अमाउंट आ जाएगी जो एम्प्लॉई का राइट है कि वो एम्प्लॉयर से रिसीव कर सकता है। अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को एग्जैक्टली यही अमाउंट पे करता है तो इसमें से कुछ भी टैक्सेबल नहीं होगा, ना ही कुछ डिडक्टिबल होगा। लेकिन अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इस अप्रूव्ड अमाउंट से ज़्यादा पे कर देता है तो वो एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल हो जाएगा। और अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को इस अमाउंट से कम पे करता है तो जो डिफरेंस है उसको एम्प्लॉई एज एन एक्सपेंस लेस करवा लेगा। अब ये जो स्केल है ये इन्फॉर्मेशन आपको पेपर में गिवन होगी, रेट्स एंड अलाउंसेस के टेबल में गिवन होगी। अब ये अप्रूव्ड अमाउंट माइनस अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर, तो ये डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा। अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉयर माइनस अप्रूव्ड अमाउंट, मीन कि अगर एम्प्लॉयर ने ज़्यादा अमाउंट पे कर दी है तो वो टैक्सेबल बेनिफिट बन जाएगा। अब फॉर एग्जांपल एक एम्प्लॉई है, उसकी अप्रूव्ड अमाउंट जो बनती है इस हाथ स्केल के मुताबिक वो 1600 बनती है, लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको अमाउंट पे की है 2000। अब उसके एम्प्लॉयर ने उसको ज़्यादा अमाउंट पे कर दी तो जो एक्स्ट्रा उसको पे हुई है वो उसके लिए टैक्सेबल बन जाएगी। और अगर उसकी अप्रूव्ड अमाउंट 1600 बनती है लेकिन उसके एम्प्लॉयर ने उसको जो अमाउंट पे की है वो 1400 है। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को 200 कम पे किए हैं, तो जो 200 कम पे किए हैं तो ये उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाएगा। एम्प्लॉई इसको एज एन एक्सपेंस अपने एक्सपेंसेस में से लेस करवाएगा। Any amount paid in excess of 45 pence per mile is also chargeable to class 1 NIC। ये NIC अभी चैप्टर नंबर 7 में जाके पढ़ना है। एग्जाम्पल 1 देख लें। Diane uses her own 1800cc motor car for business traveling. During the tax year 2019-20, she drove 12,000 miles in the performance of her duties। अब उसने अपनी ड्यूटीज़ परफॉर्म करने के लिए 12,000 माइल्स ट्रैवल किए हैं। हर एम्प्लॉयर पेज हर 30 पेंस पर माइल। अब सबसे पहले देख लें कि उसका अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कितना बनता है। एग्जाम्पल नंबर 1 है।
अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस, जो माइल्स ट्रैवल किए हैं वो 12,000 हैं, तो पहले 10,000 माइल्स पे 45 पेंस पर माइल, ये बन जाएगा 4500। और जो एक्स्ट्रा 2,000 माइल्स हैं इस पे लेंगे 25 पेंस पर माइल, ये आ जाएगा 500। जो अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस आ जाएगा ये आ जाएगा 5,000। अब एम्प्लॉयर ने जो पेमेंट की है वो कितनी है? एम्प्लॉयर ने पे किया है 30 पेंस पर माइल। 12,000 मल्टीप्लाई बाय 30 पेंस, तो ये बनता है 3600। अब ऑथोराइज माइलेज अलाउंस 5,000 था, एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट पे की है वो कम पे की है, तो जो डिफरेंस है ये डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाएगा। इसको एम्प्लॉई एज एन एक्सपेंस अपने एम्प्लॉयमेंट इनकम में से लेस करवा लेगा, क्योंकि जो उसकी अमाउंट ऑथोराइज्ड अमाउंट है जो उसको मिलनी चाहिए थी, जो HMRC ने अप्रूव की हुई थी वो ज़्यादा थी, उसके एम्प्लॉयर ने उसको कम अमाउंट पे की है। एग्जाम्पल नंबर 2 देख लें। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019-20 अमेंडा ड्रोव टोटल 20,000 miles from her own car, of which 15,000 were for employment purpose. Her employer paid her an allowance of 35 pence per mile. अब इसका ऑथोराइज माइलेज अलाउंस कितना आएगा? इसने टोटल जो माइल से ट्रैवल किए हैं वो 15,000 है, तो पहले 10,000 माइल्स पे 45 पेंस पर माइल, और जो 5,000 है इस पे 25 पेंस पर माइल। 1250 आ जाएगा। ये टोटल अमाउंट कितनी बन जाएगी? 5750। अब एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट पे की है वो 35 पेंस पर माइल है। 15,000 मल्टीप्लाई बाय 0.35, 5250। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को कम अमाउंट पे की है, कितनी कम पे की है? 500, तो ये 500 डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाएगा, जिसको एम्प्लॉई एज एन एक्सपेंस अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से लेस करवा लेगा। उसके बाद एग्जांपल नंबर 3 देख लें। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019-20 अमेंडा ड्रोव टोटल 22,000 miles from her own car, from which 16,000 were for employment purpose. Her employer paid her an allowance of 40 pence per mile. अब 16,000 है टोटल, तो इसका ऑथोराइज माइलेज अलाउंस कितना आएगा? 10,000 पे 45 पेंस, ये बन जाएगा 4500। 6,000 पे 0.25, इनके 25 पेंस पर माइल, तो ये बन जाएगा 1500। टोटल अमाउंट आ जाएगी 6,000। अब एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट पे की है वो 40 पेंस पर माइल पे की है, तो ये अमाउंट बनती है 6400। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉई को जो अमाउंट पे की है वो ज़्यादा पे की है, कितनी ज़्यादा पे की है? 400। तो अब ये 400 जो एक्स्ट्रा पे किए हैं ये टैक्सेबल बन जाएंगे एम्प्लॉई के लिए, क्योंकि एम्प्लॉई की जो ऑथोराइज्ड अमाउंट थी वो कम थी, 6,000 थी, लेकिन एम्प्लॉयर ने उसको ज़्यादा पे कर दी हैं, तो जो उसकी ऑथोराइज्ड अमाउंट से एक्स्ट्रा एम्प्लॉई को अमाउंट मिलेगी वो टैक्सेबल बन जाएगी। तो अब ये 400 टैक्सेबल हो जाएंगे, इसको टैक्सेबल बेनिफिट्स में ऐड करवा देंगे। ये तो ऑथोराइज्ड माइलेज अलाउंस या अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस था, ये हो गया। उसके बाद एक्सपेंसेस इनकर्ड होली एक्सक्लूसिवली एंड नेसेसरीली फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटीज़, ये मैंने पहले आपको बता दिया हुआ है कि सिर्फ वो एक्सपेंसेस जो सिर्फ और सिर्फ बिजनेस पर्पज़ के लिए या एम्प्लॉयमेंट पर्पज़ के लिए होंगे और वो नेसेसरी भी होंगे, सिर्फ वही डिडक्टिबल होंगे। उसके बाद सर्टन लायबिलिटीज़ विच आर डिडक्टिबल। अब लायबिलिटीज़ जो डिडक्टिबल हैं वो कौन कौन सी हैं?
ये मेरा ख्याल है पहले मैंने बता दिया है कि कोई भी एम्प्लॉई जब ऑन जॉब होता है, एट दैट टाइम उससे कोई भी एरर होती है या मिस्टेक होती है, उसकी वजह से कोई लायबिलिटी अराइज हो जाती है, वो डिडक्टिबल एक्सपेंस होता है। लेकिन इसमें यह ज़रूरी है कि वो एम्प्लॉई ऑन जॉब होना चाहिए। अगर वो एम्प्लॉई ऑन जॉब नहीं है, वो डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल एक पर्सन है, वो किसी भी कंपनी में एज अ ड्राइवर जॉब करता है। अब उसका कंपनी के साथ एग्रीमेंट इस तरह का है कि अगर उसका कोई भी चलान वगैरह होता है तो ड्राइवर ने खुद ही पे करना है, कंपनी पे नहीं करेगी। अब जब भी वो पर्सन ऑन जॉब होगा, ड्यूटी पे होगा, उस वक्त उसका चलान हो जाता है, तो वो पर्सन जब पे करेगा वो उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस होगा, उसको अपनी एम्प्लॉयमेंट इनकम में से लेस करवा लेगा, उस पर टैक्स नहीं पे करना पड़ेगा। लेकिन अगर वो पर्सन ड्यूटी टाइम के बाद फॉर एग्जांपल घर जा रहा था, तो वो गाड़ी उसको अलाउड था कि वो घर लेके जा सकता है, वो उसी गाड़ी पे जा रहा था और उसका चलान हो गया, तो अब जो चलान हुआ है ये उसने खुद ही पे करना है, लेकिन ये उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस नहीं है, क्योंकि अब वो एम्प्लाई ऑन जॉब नहीं था, उसका ड्यूटी टाइम एंड हो चुका था, वो अपने घर जा रहा था, ये उसकी पर्सनल ट्रैवलिंग थी, ये उसकी एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड ट्रैवलिंग नहीं थी। तो अब जो एक्सपेंस इनकर होगा वो डिडक्टिबल नहीं होगा, क्योंकि वो पर्सन ऑन जॉब नहीं था। उसके बाद होम वर्किंग अलाउंस। होम वर्किंग में ये होता है कि अगर कोई भी एम्प्लॉई अपने ऑफिस का काम घर में करता है, उसको होम वर्किंग अलाउड है। तो जब भी वो घर में ऑफिस का काम करेगा, उसके कुछ एडिशनल एक्सपेंसेस इनकर होंगे। फॉर एग्जांपल जिस रूम में वो काम करेगा, उस रूम का रेंट, उसकी लाइटिंग हीटिंग का एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस, तो ये एडिशनल एक्सपेंसेस होंगे जो कि होम वर्किंग की वजह से या उसके ऑफिस के काम की वजह से इनकर होंगे। अब इसके अगेंस्ट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को £4 पर वीक तक पे कर सकता है, जिसको होम वर्किंग अलाउंस कहते हैं, अमाउंट अप टू £4 पर वीक। अब अगर एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को £4 से ज़्यादा अमाउंट पे कर देता है, तो फिर क्या होगा, जो £4 से एक्स्ट्रा अमाउंट एम्प्लॉई को मिलेगी वो टैक्सेबल बन जाएगी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को £6 पर वीक पे कर देता है, तो उसमें से £4 पर वीक एग्जेम्प्ट होंगे, £2 पर वीक एम्प्लॉई के लिए टैक्सेबल हो जाएंगे। लेकिन अगर ये एक्सपेंस जो एम्प्लॉई का एक्चुअल एक्सपेंस है वो £4 पर वीक से ज़्यादा है, और एम्प्लॉई के पास उसका कोई एविडेंस भी है, कोई रिसीट्स वगैरह भी हैं, तो देन वो फुल अमाउंट एम्प्लॉयर एम्प्लॉई को पे करेगा, और वो एग्जेम्प्ट होगी, उस पर कोई टैक्सेबल बेनिफिट नहीं होगा। और विदाउट एनी एविडेंस सिर्फ £4 तक की अमाउंट अलाउड है, £4 से अगर एक्स्ट्रा होगी तो वो टैक्सेबल बन जाएगी। ठीक है, तो अब ये जितने भी हमारे डिडक्टिबल एक्सपेंसेस थे ये सारे कंप्लीट हो गए। ओके, ये वाले जो डिडक्टिबल एक्सपेंसेस थे कंप्लीट हो गए। अब हमने ये वाला सेक्शन देखना है जिसमें सैलरी आ जाती है, बोनस आ जाता है और कमीशन आ जाता है। अब सबसे पहले इसमें देख लें सैलरी। सैलरी को हम हमेशा एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करेंगे। एक्रूअल बेसिस मींस के ड्यूरिंग द टैक्स ईयर जितने मंथ्स एम्प्लॉई ने जॉब की होगी उतने मंथ्स की सैलरी ले लेंगे। वो सैलरी एम्प्लॉई को रिसीव हुई है या नहीं हुई ये रेलिवेंट नहीं है। जो सैलरी फॉर द पीरियड ड्यू हुई है सिर्फ वही हमने लेनी है। इट मीन्स इफ एन एम्प्लॉय हैज़ नॉट वर्कड फॉर द होल ईयर, सैलरी शुड बी अकाउंटेड फॉर ओनली फॉर दोज मंथ्स फॉर विच ही और शी हैज़ वर्कड। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय ने पूरा साल काम नहीं किया, उसने मिड ईयर में एम्प्लॉयर को ज्वाइन किया और उसके 8 मंथ्स के बाद टैक्स ईयर एंड हो गया, तो अब सिर्फ 8 मंथ्स की सैलरी आएगी। अब उसको एक्चुअल में सैलरी रिसीव कितनी हुई है वो रेलिवेंट नहीं है, हमने एक्रूवल बेसिस पे लेनी है। उसके बाद बोनस। बोनस को हमेशा रिसीट बेसिस पे अकाउंट फॉर करते हैं। रिसीट बेसिस क्या होती हैं कि जब बोनस रिसीव होगा, जिस टैक्स ईयर में रिसीव होगा उसी टैक्स ईयर में टैक्सेबल होगा। अब रिसीट्स के मीनिंग क्या होते हैं, जो अकाउंटिंग में रिसीट बेसिस होती हैं ये वो नहीं है, ये उससे डिफरेंट है। अब इधर रिसीट की डेट कौन सी होगी, ये नीचे 5 डेट्स दी हुई हैं। इम्प्लाई के लिए 1 एंड 2, इन दोनों में से जो भी अर्लियर डेट होगी उसको डेट ऑफ रिसीट कंसीडर करेंगे। और डायरेक्टर के लिए इन पांचों डेट्स में से जो डेट सबसे पहले आएगी उसको डेट ऑफ रिसीट कंसीडर करेंगे। अब जो भी डेट ऑफ रिसीट आएगी इन डेट्स में से अर्लियर,
वो डेट जिस टैक्स ईयर में फॉल कर रही होगी उसी टैक्स ईयर में हम उस बोनस का टैक्स पे करेंगे। मीन के इनमें से जो भी अर्लियर डेट होगी वो उसको डेट ऑफ रिसीट कंसीडर करेंगे। इट मीन कि उस डेट को बोनस रिसीव हुआ और वो डेट जिस टैक्स ईयर में आ रही होगी उसी टैक्स ईयर में उसका रेलिवेंट टैक्स पे करेंगे। तब एम्प्लॉई के लिए 1 एंड 2 इन दो डेट्स में से अर्लियर डेट लेनी है। ज़्यादातर एम्प्लॉई वाला क्वेश्चन ही आता होता है पेपर में। और डायरेक्टर्स के लिए इन पांचों डेट्स में से जो अर्लीस्ट डेट है वो लेनी है। अब ये डेट्स कौन कौन सी हैं? सबसे पहले डेट ऑफ पेमेंट, जिस दिन एक्चुअल में बोनस पे किया जाएगा वो डेट लेनी है। उसके बाद डेट ऑफ इंटाइटलमेंट, कि जिस दिन बोनस इंटाइटल होगा, मीन के बोनस ड्यू होगा, बोनस एलोकेट किया जाएगा टू एम्प्लॉइज, वो डेट ले लेंगे। और थर्ड है डेट व्हेन अमाउंट इज क्रेडिटेड इन अकाउंट्स, अगर वो अमाउंट डायरेक्टली एम्प्लॉइज के अकाउंट में क्रेडिट की जाती है तो वो वाली डेट ले लें। डेट व्हेन पीरियड ऑफ अकाउंट एंड्स इफ अमाउंट हैज़ बीन डिटरमिन्ड। उसके बाद फोर्थ डेट है जिस दिन पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होगा उस बिजनेस का, और अगर पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होने से पहले बोनस की अमाउंट कैलकुलेट हो चुकी है तो फिर जिस दिन पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हुआ वो वाली डेट ले लेंगे। लेकिन अगर पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होने से पहले अमाउंट डेटरमिन नहीं हुई थी, हमें ये नहीं पता था कि बोनस की अमाउंट कितनी है, तो फिर पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होने के बाद जब वो अमाउंट डेटरमिन हो जाएगी फिर वो वाली डेट ले लेंगे। फॉर एग्जांपल, एक बिजनेस है, उसका ईयर एंड 31 दिसंबर है लेकिन बोनस की कैलकुलेशन अगस्त में हो गई थी, तो अब जो 31 दिसंबर होगी वो डेट ऑफ रिसीट कंसीडर करेंगे, क्योंकि 31 दिसंबर से पहले बोनस की अमाउंट कैलकुलेट हो चुकी हुई है। लेकिन अगर 31 दिसंबर तक बोनस की अमाउंट कैलकुलेट नहीं हुई थी, बोनस की अमाउंट जो है वो कैलकुलेट की है जाके 7 जनवरी को, तो अब जो 7 जनवरी है वो हमारी डेट ऑफ रिसीट होगी, जो कि हमारे पीरियड ऑफ अकाउंट एंड होने के बाद आ रही है, क्योंकि जब पीरियड ऑफ अकाउंट एंड हुआ था 31 दिसंबर को तब तक हमने अभी बोनस की कैलकुलेशन नहीं की थी। तो जिस दिन बोनस की अमाउंट डिटरमिन हो जाएगी आफ्टर द एंड ऑफ पीरियड ऑफ अकाउंट, वो वाली डेट जो है वो डेट ऑफ रिसीट बन जाएगी। तो ये टोटल 5 डेट्स हैं, इनमें से जो भी डेट सबसे पहले आएगी वो डेट ऑफ रिसीट होगी। उसके बाद कमीशन को हमेशा एक्रूअल बेसिस पे अकाउंट फॉर करेंगे, इनके जितना भी कमीशन बनता है फॉर द ईयर वो हम अर्निंग्स में ऐड करवा देंगे। अब इन तीनों को ऐड कर लें, सैलरी प्लस बोनस प्लस कमीशन, तो ये हमारे पास ग्रॉस कैश अर्निंग्स आ जाएंगी। इनके ये सैलरी, बोनस और कमीशन, इनको ऐड करके हमारे पास कैश अर्निंग्स आ जाएंगी। अब कैश अर्निंग्स में हमने ऐड करने हैं टैक्सेबल बेनिफिट्स, तो वो ग्रॉस अर्निंग्स आ जाएंगी। तो अब नेक्स्ट हमने देखना है टैक्सेबल बेनिफिट्स कौन कौन से होते हैं। उससे पहले एग्जाम्पल देख ले, एग्जाम्पल नंबर 4, calculate Amanda's taxable employment income for tax year 2019-20. During the tax year 2019-20, Amanda received following incomes from her employer: salary 20,000, commission 4,000, bonus 8,000, mileage allowance 3,900. During the year, Amanda received two bonuses. ये bonus से related information दी है. During the tax year 2019-20, Amanda drove 13,000 miles for employment purpose. ये mileage allowance की information दी हुई है। सैलरी और कमीशन की जितनी अमाउंट गिवन है वो फुल अमाउंट ले लेंगे, क्योंकि ये हमने एक्रूअल बेसिस पे लेनी होती है। सबसे पहले सैलरी दी हुई है 20,000, उसके बाद कमीशन है 4,000, तो ये दोनों अमाउंट्स आ गई। उसके बाद माइलेज बोनस। अब बोनस का ट्रीटमेंट क्या होगा? ड्यूरिंग द ईयर अमेंडा रिसीव्ड 2 बोनसेस। फर्स्ट बोनस ऑफ 3,000 was received on 10 April 2019, ये डेट ऑफ पेमेंट है, एंड वाज फॉर द ईयर एंडिंग 31 दिसंबर 2018, वो इस ईयर का बोनस था, ये वाली डेट रेलिवेंट नहीं है। अमेंडा वाज इंटाइटल्ड टू दिस फर्स्ट बोनस ऑन 31 मार्च 2019, ये उसकी इंटाइटलमेंट डेट है। अब पहले वाली डेट ऑफ पेमेंट है, दूसरी डेट ऑफ इंटाइटलमेंट है, इन दोनों में से जो अर्लियर डेट है वो लेनी है, और इन दोनों में से जो अर्लियर डेट है वो ये वाली बनती है 31 मार्च 2019।
अब ये जो 31 मार्च 2019 है, ये वाली डेट टैक्स ईयर 2018-19 में आती है, लेकिन हमने कैलकुलेशन 19-20 की करनी है। इट मीन के जो फर्स्ट बोनस है ये प्रीवियस टैक्स ईयर से रिलेटेड था, ये करंट टैक्स ईयर से रिलेटेड नहीं है, ये इसमें नहीं आएगा। सेकंड बोनस ऑफ 5000 was received on 1st April 2020, ये इसकी डेट ऑफ पेमेंट है, एंड was for the year ending 31st December 2019, ये डेट रेलिवेंट नहीं है। अमेंडा was entitled to this bonus on 10 April 2020, ये उसकी इंटाइटलमेंट डेट है। अब इंटाइटलमेंट डेट और डेट ऑफ पेमेंट दोनों में से जो अर्लियर डेट है वो 1 अप्रैल 2020, तब ये इसकी डेट ऑफ रिसीट बन जाएगी। और ये वाली जो डेट है ये टैक्स ईयर 2019-20 में आ रही है। इट मीन कि ये जो 5000 वाला बोनस है ये हमारे करंट ईयर में आएगा, ये करंट ईयर से रिलेटेड है। उसने 8000 के बोनस इधर दिए हुए थे, एक्चुअल में वो 2 बोनसेस थे, जिसमें से सिर्फ एक बोनस हमारे करंट ईयर में आएगा। जो 3000 वाला बोनस है वो नहीं आएगा, वो प्रीवियस ईयर से रिलेटेड है। उसके बाद माइलेज अलाउंस। ड्यूरिंग द टैक्स ईयर 2019-20 अमेंडा ड्रोव 13,000 माइल्स फॉर एम्प्लॉयमेंट पर्पस फ्रॉम हर ओन कार, फॉर विच हर एम्प्लॉयर पेड हर एन अलाउंस ऑफ 30 पेंस पर माइल। 13,000 माइल्स ट्रैवल किए, 30 पेंस उसके एम्प्लॉयर ने पे किया। उसके एम्प्लॉयर ने उसको टोटल जो पेमेंट की है वो 3900 है, तो उसने ये 3900 सारी की सारी अमाउंट इधर लिख दी। उसने अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कैलकुलेट ही नहीं किया। तो अब हमने क्या करना है, पहले इसका अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कैलकुलेट करना है और उसको कंपेयर करना है 3900 के साथ। अगर एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कम अमाउंट पे की होगी तो वो डिडक्टिबल एक्सपेंस बन जाएगा, अगर ज़्यादा अमाउंट पे की होगी वो टैक्सेबल बेनिफिट बन जाएगा। तो अब पहले इसका अप्रूव्ड माइलेज अलाउंस कैलकुलेट कर लें 13,000 माइल्स का। 13,000 में से पहले 10,000 पे 45 पेंस पर माइल, ये बन जाएगा 4500। उसके बाद 3000 पे 25 पेंस पर माइल, ये आ जाएगा 750। टोटल अमाउंट बन जाएगी 5250। और एम्प्लॉयर ने जो अमाउंट पे की है 13,000 मल्टीप्लाई बाई 0.3, वो बनती है 3900। अब एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय को कम अमाउंट पे की है, जो उसकी ऑथोराइज्ड अमाउंट थी वो ज़्यादा थी। तो अब ऑथोराइज्ड अमाउंट में से 3900 लेस करवा दें तो ये उसका डिडक्टिबल एक्सपेंस आ जाएगा 1350। तो ये 1350 हम इधर लेस करवा देंगे, क्योंकि जो एम्प्लॉय की ये ऑथोराइज्ड अमाउंट है, अप्रूव्ड अमाउंट है, वो ज़्यादा है।